हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम इस यूनिट से रिलेटेड लगभग 9 क्लासेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आप उन 9 क्लासेस को सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहां पे जाके इन सारी की सारी क्लासेस को सीक्वेंस से पढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब मैगर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मैगर क्या होता है? मैगर बेसिकली एक ऐसा उपकरण या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम लोग चालक के इंसुलेशन की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इंसुलेशन की टेस्टिंग मतलब जो चालक होता है उसके ऊपर जो हम लोग कुचालक का आवरण चढ़ाते हैं ना, उस कुचालक का जो भी प्रतिरोध है उसकी हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि वो जो प्रतिरोध रहता है उस कुचालक का, उसको हमें नापने की या फिर उसको देखने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो देखिए ना, कभी भी यदि हम लोग कहीं भी किसी भी स्थान पे अगर 2 चालकों को एक साथ लेके जा रहे हैं, जैसे हम लोग घर की वायरिंग की बात कर लें या फिर जैसे अगर हम लोग जैसे किसी भी मोटर या किसी भी मशीन की वाइंडिंग की बात कर लें, जैसे अगर अपन वाइंडिंग का एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक कुंडली को लेके उस कुंडली को एक रोड के ऊपर लगभग 180 से लेके 250 या 280 तक के टर्न बांधते हैं। ठीक है, तो यदि आपने उस कुंडली के जो चालक है ना, उस चालक का इंसुलेशन प्रॉपर नहीं किया ना, तो क्या होगा, जो आपने 150 या जितने भी टर्न बांधे हैं वो आपस के अंदर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने जो प्रतिरोध है ना वो निम्न कर दिया है या फिर कम कर दिया है या फिर प्रॉपर वैल्यू का नहीं रखा है। ठीक है, अब अपने को क्या पता है, जो प्रतिरोध रहता है ना, प्रतिरोध की प्रॉपर्टी होती है कि वो धारा के प्रवाह के अंदर क्या करता है, विरोध डालता है। ठीक है, यानी अगर आपको 2 कुंडलियों के मध्य, जैसे एक कुंडली के अगर आपने टर्न जैसे 180 डाले हैं, तो जो 2 अलग अलग टर्न है ना, उन दोनों के दोनों टर्न के अंदर धारा प्रवाहित नहीं करने देनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर इंसुलेशन वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर घर की वायरिंग की अगर आप बात करोगे तो घर की वायरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल को कैसे करते हैं, साथ साथ प्रवाहित करवाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, एक कंडुइट पाइप के अंदर या केसिंग केपिंग के अंदर क्या करते हो, फेज और न्यूट्रल को साथ साथ ले जाते हो। अगर आपने वहां पे प्रॉपर इंसुलेशन नहीं किया हुआ होगा ना, तो क्या होगा, फेज से न्यूट्रल के अंदर धारा प्रवाहित हो जाएगी और अपना सर्किट है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वहां पे अनंत धारा प्रवाहित होकर पूरी की पूरी वायरिंग को क्या कर देगी, जला देगी। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं, मैगर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैगर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो मैगर का मैंने क्या बताया, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इसका उपयोग हम लोग करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापने के लिए। ठीक है, अब जब भी हम लोग इसकी संरचना की बात करते हैं ना, तो इस प्रकार के उपकरण के अंदर भी 2 कुंडलियां रहती हैं। कौन कौन सी? एक तो वोल्टेज कुंडली और एक कौन सी, करंट कुंडली रहेगी। ठीक है, अभी हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, उन दोनों कुंडलियों के अलावा इस प्रकार के उपकरण के अंदर हम लोग डीसी जनरेटर का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर के अंदर भी हम लोग स्पेसिफिकली डीसी शंट जनरेटर का यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर का काम कहाँ पे आता है, डीसी शंट जनरेटर इस उपकरण के अंदर ऐसे काम आएगा कि जो भी हमें प्रतिरोध नापना है ना, उस प्रतिरोध के अंदर हम लोग क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे और वोल्टेज और करंट कॉइल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, उस प्रतिरोध की वैल्यू को नाप लेंगे। ठीक है, आज की तारीख के अंदर ये जो डीसी शंट जनरेटर टाइप के भी जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मैगर है ना, वो भी लगभग उपयोग में आना बंद हो चुके हैं। ठीक है, क्यों हो चुके हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग इसकी विशेषताओं के अंदर भी पढ़ेंगे कि जो डीसी शंट जनरेटर है ना, उस जनरेटर को हमें क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। ठीक है, और वो जो रोटेशन होता है वो मैनुअली होता है। ठीक है, अब मैनुअली के अंदर भी वहाँ पे एक कंडीशन रहती है कि जो मैगर का जो क्रैंक या फिर जो शाफ्ट रहेगी ना, उस शाफ्ट को हमें 160 आरपीएम की स्पीड से क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। और मैनुअली कभी भी हम लोग ऐसी रोटेशन करते हैं तो अपने को पता है कि हम लोग कांस्टेंट उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं और जो भी वैल्यूज़ रहेगी ना, वो वैल्यूज़ अगर वो कांस्टेंट रोटेशन नहीं है तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है, तो आज की तारीख के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो जो जनरेटर है ना, उस जनरेटर के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, डीसी बैटरी का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इस उपकरण का मैं डायग्राम बनाता हूं और इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि इस उपकरण के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डीसी शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जैसे उस डीसी शंट जनरेटर की बात करते हैं तो इस प्रकार से वो जनरेटर रहता है, देखिए है ना,
ऐसे, ठीक है। ये जनरेटर रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर साउथ पोल है, यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है, स्थायी चुंबक है। अब इस जगह पे इसकी क्या रहेगी, शाफ्ट रहेगी, और शाफ्ट के ये क्या रहेंगे, 2 टर्मिनल रहेंगे। अब ये जो शाफ्ट रहेगी ना, इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक और क्रैंक से, और इस क्रैंक को यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, एक हैंडल लगा लेते हैं, ठीक है। ये जो हैंडल है ना, इस हैंडल का उपयोग हम लोग करते हैं, इसको ऐसे ऐसे क्या करते हैं, हम लोग रोटेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक तो वोल्टेज कॉइल और एक करंट कॉइल रहेगी। तो वो जो दोनों की दोनों कॉइल है ना, वो इससे थोड़ी सी कुछ दूरी के ऊपर यहाँ पे रहती है, और उनके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, एक स्थायी चुंबक लगाते हैं, ठीक है। ये स्थायी चुंबक क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजरमेंट का सिस्टम रहेगा ना, वो मेजरमेंट का सिस्टम जो हम लोग पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं उसके समान ही रहेगा, ठीक है। और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ये वहाँ पे 2 क्या रहती है, स्थायी चुंबक रहते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कनेक्शन की, तो इसके अंदर मैंने क्या बताया कि 2 कुंडलियाँ रहती, जैसे मैंने ये 2 कुंडलियाँ बना दी, एक तो कुंडली ऐसे रहेगी और एक कुंडली ऐसे रहेगी। इन दोनों की दोनों जो कुंडलियाँ हैं ना, इन दोनों की दोनों कुंडलियों को मैंने कैसे बनाया, देखिए ना, हमने कोशिश करी है कि इलेक्ट्रिकली जो इनका निर्माण रहे वो 90 डिग्री के डिफरेंस में रहे। देखिए ना, आपको दिख रहा होगा, एक तो ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। अब जब भी हम लोग इनके कनेक्शन की बात करते हैं ना, तो जैसे अगर हम लोग इस कुंडली की बात करते हैं, तो ये जो कुंडली है इसको हम लोग वोल्टेज कुंडली या फिर पोटेंशियल कॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको बना देता हूँ। ये क्या है, वोल्टेज कॉइल। कौन है ये, वोल्टेज कॉइल, ठीक है। अब अपने को क्या पता है कि वोल्टेज कॉइल अगर ये है तो ये क्या होएगी, ये इस प्रकार से कनेक्टेड रहेगी कि इस जनरेटर की जो भी सप्लाई रहेगी ना, उसके ये कैसे रहेगी, समांतर क्रम में रहेगी, ठीक है। तो समांतर क्रम कैसे रहेगा, देखिए ना, इस प्रकार से यहाँ से सिरा इस पे कनेक्टेड रहेगा और इस जगह से इसका सिरा इसके अंदर ऐसे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब ये जो कुंडली रहती है ना, इस कुंडली से पहले यहाँ पे हम लोग एक उच्च प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो कुंडली उसके समांतर क्रम में है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो धारा है वो न्यूनतम धारा जाए। क्यों, क्योंकि अगर आपने प्रतिरोध कम रख दिया ना, तो इसके अंदर से धारा चल जाएगी और जो भी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसको हमने R1 बोल दिया। अब जैसे ये जो कुंडली है ना, ये जो कुंडली है, इस कुंडली को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट कॉइल, ठीक है। और इसका कनेक्शन किस प्रकार से रहेगा, देखिए ना, इसका एक जो सिरा रहता है ना, ये यहाँ से इस जगह पे आएगा और जो दूसरा सिरा है ना, वो यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा। देखिए ना, कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है इस जनरेटर के, जैसे ये माइनस टर्मिनल है तो इस माइनस टर्मिनल से, ठीक है। आप क्या नोट कर पा रहे हो, ये जो कुंडली है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट कॉइल, क्या बोल रहा हूँ, करंट कॉइल, सीसी मैं शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने क्या करा है, इसका एक टर्मिनल, देखिए इसका एक टर्मिनल तो मैंने जनरेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है और इसका एक टर्मिनल मैं यहाँ पे बाहर लेके आया हूँ, ठीक है, ठीक है। ये क्या थी, देखिए ना, इसको वोल्टेज कॉइल बोल रहे हैं और इसको करंट कॉइल बोल रहे हैं। अब देखिए ना, इस कुंडली के अंदर धारा कब प्रवाहित होएगी, इसके प्रवाहित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस जगह से, इस कुंडली से एक टर्मिनल और निकालते हैं। इसको हम लोग एक्स टर्मिनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और अब जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये जो स्थान है ना, एक्स और वाई, इस स्थान पे जिस प्रतिरोध को अगर अपने को नापना है वो यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस स्थान पे जिस भी प्रतिरोध को हमने नापना है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और अगर आगे की बात करेंगे तो ये जो पार्ट है ना, जिसको हम लोग करंट कॉइल बोल रहे हैं, यहाँ से एक पॉइंटर निकला हुआ रहता है और वो पॉइंटर जो स्केल रहती है, उस स्केल के ऊपर अपनी वैल्यू को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज रहती है ना, वो वैल्यूज इन्फिनिटी यानी अनंत से स्टार्ट होते हुए शून्य के ऊपर जाती है, ठीक है। अनंत से क्यों स्टार्ट होती है, देखिए ना, जब भी ये सर्किट ओपन स्थिति के अंदर रहेगा ना, तो अपने को क्या पता है, जब भी कोई भी तार अगर ओपन रहता है यानी टूटा हुआ रहता है, तो उसका प्रतिरोध कितना रहता है, उसका अनंत रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल स्थिति के अंदर ये हमेशा ओपन रहेगा और ओपन रहेगा तो ये क्या रहेगी, यहाँ पे ये जो इंडिकेटर रहेगा ना, ये कहाँ पे रहेगा, ये अनंत के ऊपर रहेगा। और जब भी ये कनेक्ट होएगा ना, वो कनेक्ट होने पे ये वैल्यू क्या होएगी, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ ये पॉइंटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस उपकरण की क्या रहती है, संरचना रहती है, ठीक है।
अब जैसे अगर हम लोग संरचना इसकी वर्किंग की बात करते हैं, ठीक है, वर्किंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्किंग के अंदर मेन चीज क्या रहेगी, मेन चीज ये रहेगी कि ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर कैसे डिफ्लेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि इसके डिफ्लेक्शन के बाद ही तो जो वैल्यू है वो वैल्यू दर्शाई जाएगी, ठीक है। तो इसके डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चीज जरूरी है, देखिए ना, आप क्या नोट कर पाओगे, ये जो कुंडली है ना, इस कुंडली के ऊपर ये पॉइंटर निर्भर है, ठीक है। यानी अगर इस पॉइंटर को अगर अपने को मूव करवाना है ना, तो इस कुंडली के अंदर से धारा प्रवाहित हो, ठीक है। आप क्या नोट करोगे कि जब भी हम लोग इस जनरेटर का, इस मैगर का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि जब भी हम लोग उपयोग करेंगे तो इस जनरेटर से इस पूरे सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, ठीक है। तो सप्लाई देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मैगर के इस शाफ्ट को कैसे रोटेट करेंगे, देखिए ना, ऐसे करके, ठीक है। और ये जो रोटेशन रहेगा ना, ऐसा बोला जाता है कि ये जो रोटेशन है वो लगभग कितना रहना चाहिए, 160 आरपीएम का रहना चाहिए, ताकि वो जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज एग्जैक्ट बता सके, ठीक है। हमने क्या करा, इस शाफ्ट को कैसे रोटेट करा, 160 आरपीएम पे रोटेट करा ना, तो नॉर्मल स्थिति में क्या होएगा, यहां से करंट प्रवाहित होगा और ये करंट इस पार्ट के अंदर जाएगा, ठीक है, और इधर ये करंट जाएगा, पर यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है, क्या है, ओपन सर्किट है। तो अगर आप इस साइड देख पा रहे हो ना, देखिए ये करंट गया, इस जगह पे गया और इस जगह से जाते हुए वापस किसके अंदर चलेगा, जनरेटर के अंदर चलेगा, पर इस कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से करंट नहीं जा पाया, ठीक है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली स्थिति, जिस स्थिति के अंदर ये जो दोनों टर्मिनल है ना, इन दोनों टर्मिनल पे आपने किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं लगा रखा है ना, तब क्या होएगा, इस कुंडली के अंदर कोई भी धारा नहीं जाएगी और इसके अंदर कोई भी धारा नहीं गई, तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा और ये जो पॉइंटर है वो कहाँ पे रहेगा, वो हमेशा अनंत के ऊपर ही रहेगा। अब देखिए दूसरी स्थिति कौन सी स्थिति रहेगी, जब आप जिस भी चीज के प्रतिरोध को नापने की कोशिश कर रहे हो ना, उसको हम लोग इस x और इस y के बीच के अंदर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किसको कनेक्ट कर दिया, एक इंसुलेशन को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या स्थिति होगी, अब ये स्थिति होगी, देखिए ना, वापस इस जनरेटर को अपन ने घुमाया, ये कौन सा जनरेटर था, मैंने जस्ट बताया, ये शंट जनरेटर था, ठीक है, शंट जनरेटर, ठीक है। अब जैसे इसको जब भी हमने रोटेट कराना तो क्या हुआ, वापस यहाँ पे धारा प्रवाहित हुई। अब देखिए इस स्थिति के अंदर जब यहाँ पे प्रतिरोध कनेक्ट है ना, तो क्या होएगा, ये सर्किट देखिए इस माध्यम से यहाँ से होते हुए इस कुंडली के लिए भी क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या होएगा, ये जो करंट है ना, यहाँ पे दो भागों में बटेगा और इसके होते हुए इस कुंडली के अंदर भी क्या जाएगा, करंट जाएगा, ठीक है। और करंट जाएगा तो यहाँ पे कौन सी स्थिति पैदा होगी, यहाँ पे जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट अपन ने पढ़ा ना, वो वाली स्थिति पैदा होगी। कैसे पैदा होगी, देखिए ना, ये जो चालक है ना, ये चालक किसके अंदर है, इन दोनों के दोनों चुंबकीय स्थायी चुंबकों के मध्य में है, ठीक है। यानी इसके मध्य में है ना, तो यहाँ पे कौन सी स्थिति पैदा हुई, यहाँ पे स्थिति पैदा हुई कि एक धारावाही चालक, जो कि कौन है, ये कुंडली है, ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है। तो अपने को क्या पता है कि जब भी कोई भी धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रहता है ना, तो वहां पे डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन मतलब उस कुंडली के ऊपर बल लगता है और वो कुंडली क्या कोशिश करती है, वो बाहर आने की कोशिश करती है, किससे, उस चुंबकीय क्षेत्र से, और ये जो पॉइंटर है ये क्या करने लग जाएगा, क्योंकि इससे कनेक्टेड है तो एक ना कोई डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो जनरेटर, ये जो मैगर रहता है, इसकी क्या रहती है, वर्किंग रहती है। मैंने क्या बताया, देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर नॉर्मल स्थिति के अंदर जब भी आपने इसके अंदर यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं कनेक्ट कर रखा है ना, उस स्थिति के अंदर अगर आपने 160 आरपीएम पे भी इस मैगर को घुमाया तो भी यहाँ से होते हुए, क्योंकि ये जो पार्ट ये खुला रहेगा, तो इस कुंडली के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं हुई तो इस पॉइंटर के अंदर क्या नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। पर जैसे ही आपने इसको कनेक्ट कर दिया ना, जिस भी चीज का अगर आप प्रतिरोध नाप रहे हो उसके लिए इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होएगा, इसके थ्रू इस कुंडली के अंदर भी क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और धारा प्रवाहित होगी तो इससे कनेक्टेड जो पॉइंटर है वो वैल्यू को दर्शाने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो चीज़ें वो सेम टू सेम रहेगी, उसको वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जैसे अगर आपको ध्यान होता हो, जो वोल्टेज कुंडली है समांतर क्रम में लग रही है, तो अपने को क्या पता है, जो समांतर क्रम में कुंडली लगती है उसका प्रतिरोध अनंत के करीब रखते हैं हम लोग, और अनंत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पतला तार और लंबा तार इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे श्रेणी क्रम के अंदर लगा रहे हैं इसको, किसको, करंट कॉइल को, तो करंट कॉइल का जो तार रहेगा वो मोटा रहेगा और छोटा रहेगा, यानी टर्न कम रहेंगे, ठीक है।
ये सब चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पीएमएमसी और बाकी के सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ विशेषताएं, कुछ लाभ और कुछ हानियां हमें देखने को मिलती है और कुछ हमें यहाँ पे प्रिकॉशंस देखने को मिलती है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एक करके हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, पहली चीज़ देखिए है ना, ये जो मैगर रहता है ना, ये मैगर 0 से अनंत तक का प्रतिरोध नाप सकता है। कितने तक नाप सकता है? ये 0 से अनंत तक प्रतिरोध को नाप सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अनंत तक प्रतिरोध को नाप सकता है, ठीक है। पर क्या होता है कि हम लोग इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का जो उपयोग करते हैं ना, वो हमेशा हाई रेजिस्टेंसेस को नापने के लिए ही करते हैं, ठीक है। आप अगर इस मैगर को देखोगे भी सही ना, तो आप क्या नोट कर पाओगे कि वहाँ पे जो 0 टर्मिनल रहता है ना, 0 के बाद डायरेक्ट 1000 ओम का प्रतिरोध रहता है, ठीक है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब जो कम वैल्यू है ना, उसको नापने के लिए हम लोग बहुत कम उपयोग में ले पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद की जो वैल्यूज़ है उसको नापने के लिए हम लोग मैगर का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये पहली इसकी विशेषता होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मैगर रहता है ना, मैगर देखिए, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई बहुत अधिक मतलब ज़्यादा प्रतिरोधों को नापने के लिए हम लोग इस उपकरण को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसके नाम से भी दर्शाई जाती है, ठीक है। ये क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा? मेगा। ये जो मैगर है ना, ये नाम बना हुआ है मेगा ओम से। किससे? मेगा ओम से, ठीक है। तो मेगा ओम का मतलब क्या है? मेगा का मतलब अपने को पता होगा 10 की घात 6 यानी 10⁻6 होता है। और ओम क्या है? प्रतिरोध की इकाई, यानी ये बहुत ज़्यादा प्रतिरोधों को नापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी विशेषता है, मैंने क्या बताया कि ये जो उपकरण है ना, इस उपकरण के अंदर जो अपने को जनरेटर को रोटेट करना है, वो किस स्पीड के ऊपर रोटेट करना है? हमेशा 160 आरपीएम के ऊपर क्या करना है? रोटेट करना है, ठीक है। आरपीएम पर क्या करना है? रोटेट करना है। किसको? उस शाफ्ट को, ठीक है। ये जैसे इसकी स्पेसिफिकली अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए ना, इसके अगर अपन वोल्टेज की बात करते हैं ना, तो जो मैगर का जो जनरेटर रहता है ना, वो जनरेटर लगभग 500 तो न्यूनतम और 5000 वोल्ट तक की वोल्टेज को क्या करता है? जनरेट करता है, ठीक है। 500 से 5000 तक वोल्टेज उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है, ठीक है। अब अपने को क्या पता, देखिए 500 वोल्ट न्यूनतम, इसका मतलब क्या होगा कि 500 वोल्ट बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी भी स्थिति में जब भी मैगर ऑपरेट हो रहा है ना, तो उस स्थिति के अंदर आपको जो उसके जो 2 टर्मिनल थे ना मैगर के, जिसको हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई बोल रहे थे, उसको किसी भी प्रकार से टच नहीं करना है, क्योंकि वो जो 500 वोल्ट है वो अपने शरीर को बहुत हानि पहुँचा सकती है और दुर्घटना घट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई 500 से 5000 वोल्ट तक की वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, बनाई जा रही है उस जनरेटर के द्वारा। और क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, तो अपने को उससे दूर रहना है, मतलब उसको अपने को टच नहीं करना है, ना तो उन टर्मिनल को टच करना है और ना ही उनकी जो प्रॉब्स अगर अपन लगाते हैं उन प्रॉब्स को क्या करना है? टच करना है, ठीक है। तो ये इसकी वो रेडी है, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्या बताया कि ये जो मैगर है ना, इन मैगरों को हम लोग उस जनरेटर को हटा के वहाँ पे बैटरी को भी इस्तेमाल करने लग गए हैं, ठीक है। तो अगर बाई चांस आपने इस जनरेटर टाइप का मैगर का इस्तेमाल नहीं करा है और अगर आप बैटरी टाइप के जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो उसके अंदर एक ऑन ऑफ का स्विच रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ऑन ऑफ का स्विच रहेगा। तो जब भी आप मैगर को उपयोग कर लो ना, तो उस स्थिति में उस मैगर को आपको ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑफ करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया कि उसके अंदर जो वोल्टेज रहती है वो 500 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो जो वोल्टेज है वो अपने शरीर को क्या कर सकती है? नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। उपयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उपयोग कहाँ आता है? मैंने जस्ट अभी बताया इसका उपयोग कहाँ पे आएगा। देखिए, एक तो पहली चीज़ जब अपन ने डिस्कस ही करा तभी मैंने बताया कि ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापने के काम में आएगा। किसको? इंसुलेशन प्रतिरोध को नापने के काम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी स्टार्टिंग के अंदर जब अपन ने डिस्कस करा तब मैंने बताया भी सही कि जब भी अपन वाइंडिंग करते हैं ना, उस टाइम पे इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? उसके प्रतिरोध को नाप के वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। वाइंडिंग करते समय इसका उपयोग होता है।
किस चीज़ के लिए उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है उनके जो कनेक्शन रहते हैं ना, उपयोग कनेक्शन करने हेतु। किस चीज़ के लिए? कनेक्शन करने हेतु, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके उपयोग की बात करते हैं तो मैगर का जो उपयोग रहता है ना, हम जब भी अपने घर की वायरिंग करते हैं ना, तो वायरिंग करने के बाद जब भी अपने को उस सर्किट के अंदर सप्लाई को ऑन करना रहता है ना, तब हम लोग उसको मैगर से टेस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कहाँ पे इस्तेमाल हो गया? ये घरेलू वायरिंग के टाइम पे भी इसका उपयोग हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे इसकी एप्लीकेशन रहती हैं, जैसे अगर हम लोग बैटरी रहती है, बैटरी को हम लोग चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे अगर ग्राउंडिंग हो रही है तो अर्थिंग को हम लोग टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे इसकी बहुत सारे उपयोग हैं किसके? मैगर के, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस करा? हमने मैगर के बारे में डिस्कस करा। मैगर कौन सा उपकरण था? ये ऐसा उपकरण था जिसकी सहायता से हम लोग क्या चीज़ नाप रहे थे? हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नाप रहे थे, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या बताया था कि ये जो मैगर रहता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक तो जनरेटर, कौन से प्रकार का? डीसी शंट प्रकार का। इस चीज़ को भी अगर आप नोट करना चाहो तो यहाँ पे जो जनरेटर रहेगा ना, कौन सा बोल रहा हूँ मैं? जनरेटर। कौन सा रहेगा? डीसी शंट। कौन सा रहेगा? डीसी शंट। अच्छा, डीसी शंट ही क्यों उपयोग में लिया? क्योंकि जितने भी 3 प्रकार के हम लोग जनरेटर पढ़ते हैं, कौन कौन से? श्रेणी, शंट और कंपाउंड। तो उनके अंदर जो डीसी शंट जो जनरेटर रहता है ना, इसके अंदर जो वोल्टेज रहती है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे जो सर्किट के अंदर हम लोग जो भी प्रतिरोध नापेंगे ना, तो उसके लिए जो वोल्टेज चाहिए वो हमेशा क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे उपयोग किसका करेंगे? डीसी शंट जनरेटर का, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि भाई हमने मैगर डिस्कस करा, उसके अंदर हमने क्या देखा? हमने एक साइड में डीसी शंट जनरेटर लगा रखा था। इसके अलावा 2 कुंडलियाँ इस्तेमाल में की गई थी इसके अंदर। कौन कौन सी? एक तो वोल्टेज कॉइल और एक करंट कॉइल, ठीक है। जो करंट कॉइल थी वो ऑब्वियसली सीरीज क्रम के अंदर कनेक्टेड थी, किसके? लोड के, ठीक है। और जो वोल्टेज कॉइल थी वो समांतर क्रम में लोड के और सप्लाई के दोनों के कनेक्टेड थी। जब लोड कनेक्ट हो रहा था, जैसे रजिस्टर इंसुलेशन कनेक्ट हो रखा था, उस स्थिति के अंदर ही सिर्फ जो करंट कॉइल थी उसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही थी, और जब उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही थी तभी डिफ्लेक्शन हो रहा था और वैल्यू दिखाई जा रही थी, ठीक है। वहाँ पे नोट करने वाली कौन कौन सी बात थी? मैंने बताया कि ये जो प्रतिरोध, ये जो मैगर रहता है वो 0 से अनंत तक के प्रतिरोध को नाप सकता है, पर यहाँ पे हम लोग इसका उपयोग जनरली अधिक यानी उच्च प्रतिरोधों को नापने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अपन ने जनरेटर इस्तेमाल करा उसकी जो आरपीएम है वो हमेशा हम लोग 160 आरपीएम के ऊपर रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके द्वारा जो वोल्टेज बनाई जाती है, जो क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं वही पूछे जाते हैं, देखिए ना, वोल्टेज बनाई जाती है वो 500 वोल्ट से 5000 वोल्ट तक की उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा देखिए, मैंने ऑफ का मतलब क्या? मैंने ये बताया था कि बाई चांस अगर आप अभी जैसे लेटेस्ट जो मैगर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट मैगर रहते हैं ना, उनके अंदर हम लोग उस जनरेटर के स्थान पे बैटरी का उपयोग करते हैं। तो जब भी आप उपयोग कर लो ना, तो उस स्थिति के अंदर उस मैगर को आप ऑफ करो। क्यों करो? क्योंकि मैंने बताया कि 500 वोल्ट का मतलब अगर नॉर्मल स्थिति में आपने उस मैगर को रख दिया और किसी भी गलती से भी अगर आपने उसके प्रॉब या टर्मिनल्स को टच कर लिया ना, तो 500 वोल्ट अपने शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि वो जो जनरेटर वो किस प्रकार का है? डीसी शंट प्रकार का है। उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम लोग? इंसुलेशन प्रतिरोध को नापने के लिए, वाइंडिंग को करते समय उसके कनेक्शन को नापने के लिए, कनेक्शन को चेक करने के लिए। इसके अलावा अपने घर के अंदर जब भी हम लोग वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग करने के बाद सप्लाई देने से पहले उसके इंसुलेशन को नापने के लिए। और लास्ट के अंदर मैंने क्या बताया? बैटरी को या फिर ग्राउंडिंग को, इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मैगर का। होप जो आज अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया, और अगर आपको ये क्लास और मेरी अन्य क्लासेस अच्छे से समझ में और पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।